हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइनिंग सक्सेस इन इंग्लिश। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो एग्जाम पर्पज से बेहद इंपॉर्टेंट है एंड ऑलमोस्ट एवरी टीचिंग एग्जाम के सिलेबस में इंक्लूडेड है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेट एलिजाबेथन पोएट, एक्टर एंड प्लेराइट विलियम शेक्सपियर। सो एवरीवन, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विलियम शेक्सपियर कौन थे? द इंग्लिश एलिजाबेथन पोएट, एक्टर एंड रेनेसां प्लेराइट। इनका टाइम ड्यूरेशन 1564 टू 1660। फ्रेंड्स, यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि विलियम शेक्सपियर कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं। सो ही बिलोंग्स टू एलिजाबेथन पीरियड। क्या थे? पोएट थे, एक्टर थे एंड द रेनेसां प्लेराइट। इनके बर्थ को जानते हैं। इनका बर्थ हुआ था 23 अप्रैल 1564 में, वेयर स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, जो कि एक रिवर का नाम है। ये कहाँ पड़ती है? काउंटी ऑफ वारविकशायर इन लंदन। ही वॉज बैप्टाइज्ड एट होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। इनके बैप्टिज्म डेट से ही हम इनके जन्म का पता हमको चलता है कि ठीक 3 दिन पहले इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को। स्ट्रेटफोर्ड एक विलेज है वारविकशायर में, जो कि सराउंडेड है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, कैसल ऑफ वारविकशायर एंड कैसल ऑफ किलकॉलमन से 3 साइड से। इनके पेरेंट्स की अगर बात करते हैं, सो ही वॉज द थर्ड सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। जो इनके फादर थे जॉन शेक्सपियर, वो एल्डरमैन थे एंड अ सक्सेसफुल ग्लोवर। और कहां से थे ओरिजिनली? स्नेटरफील्ड से। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है, हिज फादर नेम वाज जॉन शेक्सपियर, हिज मदर नेम वाज मैरी आर्डन। मैरी आर्डन वाज द डॉटर ऑफ एन एफ्लुएंट लैंड ओनर, यानी मैरी आर्डन के फादर जो थे वो एक जमींदार थे और ये अपने माता पिता के तीसरी संतान थे। दैट्स इट। एजुकेशन की बात करें तो एट द एज ऑफ 7 ही वाज सेंट टू द ग्रामर स्कूल वेयर एट स्ट्रेटफोर्ड, वेयर ही पिक्ड अप स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। यहाँ 2 चीजें याद रखने वाली हैं। उनका स्कूल जो कि ग्रामर स्कूल था, और दूसरा वहां उन्होंने स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, बस थोड़ा सा लेस ग्रीक और थोड़ा लैटिन लैंग्वेज की शिक्षा उनको प्राप्त हुई थी। ये एक फ्रेज भी है, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, मतलब वो बहुत ज्यादा पढ़े नहीं थे। स्पाउस एंड चिल्ड्रन, उनके बीवी बच्चों की बात करें तो एट द एज ऑफ 18 इन 1582 ही मैरिड द 26-year-old एन हैथवे, जो कि उनसे उम्र में बड़ी थी। एनी हैथवे के साथ उनकी शादी हुई और इससे उन्हें 3 बच्चे प्राप्त हुए, जिसमें सुसन्ना, जो कि उनकी शादी के 6 महीने बाद ही जन्म ली थी, और फिर हुए उनके 2 ट्विंस, हेमनेट एंड जूडिथ। हेमनेट की अननोन कॉज की वजह से 11th ईयर में ही डेथ हो गई थी। अब बचते हैं सुसन्ना एंड जूडिथ, जिसमें सुसन्ना की शादी जॉन हॉल के साथ हुई, जो एक फिजिशियन थे। 1607 में शादी हुई थी। एंड जूडिथ की शादी थॉमस क्वीनी के साथ हुई, जो एक विंटनर यानी शराब व्यापारी थे, और ये शादी हुई थी 2 months बिफोर द डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर की शादी के ठीक 2 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। डेथ की बात करें, ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616 at the age of 52, where in स्ट्रेटफोर्ड। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर की डेथ एंड बर्थ में एक सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है, वो ये कि इनका जन्म भी 23 अप्रैल को हुआ था और इनकी डेथ भी 23 अप्रैल को होती है। अब अगर हमें इनकी बर्थ ईयर या डेथ ईयर में से कोई एक याद है, तो फिर हम 52 ईयर्स के टाइम स्पॉन के बेस पर हम नेक्स्ट ईयर पता कर सकते हैं कि आखिर ये इनका जन्म कब हुआ था या इनकी डेथ कब हुई थी। मरने के बाद ही वॉज बरीड इन द चैंसल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च 2 days आफ्टर हिज डेथ। और इनका जो एपिटेफ यानी समाधि लेख है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस पर। दैट इज रिटन हियर, गुड फ्रेंड्स, फॉर जीसस सेक फॉरबियर to dig the dust enclosed here, blessed be the man that spears these stones, and cursed be he that moves my bone। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो उनके एपिटैफ पर एंग्रेव की गई हैं।
और हमें स्टार्टिंग के ये 2 लाइन्स या 2 जो पोर्शंस हैं वो याद रखने हैं। गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉरबियर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हियर। ये कहाँ लिखा हुआ है? शेक्सपियर के एपिटैफ पर। शेक्सपियर की डेथ के बाद ये सजेस्ट किया था विलियम बेसी ने कि उनको वेस्टमिंस्टर एबे के पोइट्स कॉर्नर में जगह मिलनी चाहिए, और इसी की वजह से विलियम शेक्सपियर को वेस्टमिंस्टर एबे के पोइट्स कॉर्नर में बहुत सम्मानपूर्वक जगह दी गई। सॉब्रिका मीन्स होता है निकनेम। शेक्सपियर को हम जानते हैं एलिजाबेथन पोइट थे, प्लेराइट थे, लेकिन क्या विलियम शेक्सपियर को कुछ और नाम भी दिया गया? यस, दैट इज बार्ड ऑफ एवन। फ्रेंड्स, now we will see some important points about the author. Between 1585 and 1592, he began a successful career in London as an actor, writer, and in 1594 he joined as an acting troupe called the Lord Chamberlain's Men. हम जानते हैं वो एक्टर एंड राइटर तो थे ही, तो उन्होंने यहाँ पर एक लॉर्ड चैम्बरलिन नाम का एक थिएटर ज्वाइन कर लिया। In 1603 द ग्रुप वॉज रीनेम्ड द किंग्समैन, और इसी लॉर्ड चैम्बरलिन मैन का नाम, इस थिएटर का नाम यहाँ पर किंग्समैन रख दिया गया। किसके नाम पर? किंग जेम्स फर्स्ट। ये अब तक थिएटर का रूप नहीं लिया था, ये केवल एक एक्टिंग ट्रूप थी जिनका काम एक्टिंग करना था। इसके बाद इन 1597 ही परचेज न्यू प्लेस इन स्ट्रेटफोर्ड। In 1599, a partnership of 1/10 share of company member built their own theatre on the south bank of the river Thames. अब river Thames के किनारे यहाँ पर एक न्यू थिएटर एस्टेब्लिश किया जाता है, which they called the Globe, और यही ग्लोब थिएटर था जो फर्स्ट थिएटर था एस्टेब्लिश्ड, जिसमें विलियम शेक्सपियर 1/10 शेयर होल्डर थे। He became the part owner of the Globe and Blackfriars Theatre. तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से थिएटर में विलियम शेक्सपियर पार्ट ओनर थे, तो द ग्लोब थिएटर में एंड ब्लैकफ्रायर्स थिएटर में। नाउ ही हैड सेवरल पैट्रन्स। बहुत सारे ऐसे उनके संरक्षक थे जिन्होंने उन्हें संरक्षण दिया है, जिसमें से एक थे हैंडसम गैलेंट अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिनका नाम था हेनरी रियोथैस्ले, to whom many of his sonnets and poems are addressed. ये चीज जानना इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने बहुत सारे अपने सोनेट्स एंड अपनी पोम्स ऐसे लिखे हैं जो स्पेशली डेडिकेटेड हैं अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी रियोथैस्ले के लिए। इन 1623 जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्ड्रेल, ये जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्ड्रेल ऐसे दो फ्रेंड्स थे जो कि विलियम शेक्सपियर के साथ फेलो एक्टर्स का वर्क भी करते थे, यानी साथ में एक्टिंग भी करते थे। इन्होंने पब्लिश किया फर्स्ट फोलियो 1623 में, जिसमें 36 प्ले थे। अब ये फर्स्ट फोलियो क्या है? फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर की जितनी भी राइटिंग्स थी इनको एक साथ मिला करके, इनको कंबाइन करके और पब्लिश किया गया। जब इनको पब्लिश किया तो 2 टाइप्स की बुक्स बनी, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे और जिनके बारे में जानेंगे कि ये 2 टाइप्स के कलेक्शन कैसे थे, जिनको फोलियो एंड कार्टो नाम दिया गया है। पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर, ये एक ऐसा वर्क था विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं किया गया था। मतलब इनके 36 प्लेज तो इंक्लूड किए गए फर्स्ट फोलियो में, लेकिन पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर को इंक्लूड नहीं किया गया। उसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा माना जाता है कि ये इनका अपना खुद का कंपोज किया हुआ वर्क नहीं है, ओरिजिनल वर्क नहीं है, बल्कि इसमें किसी और की भी हेल्प ली गई है। अराउंड 1590s he wrote 154 sonnets which were published collectively on 20th May 1609 by Thomas Thorpe. तो ये जानना जरूरी है कि इनकी जो 154 सोनेट्स थी वो किसके थ्रू पब्लिश की गई? इन्होंने खुद पब्लिश नहीं की थी, बल्कि ये 20 मई 1609 को थॉमस थॉर्प के द्वारा पब्लिश की गई, और वो भी कलेक्टिवली एक साथ मिला करके। फॉर हिज लेजेंडरी एंड हिस्ट्रिकल मटेरियल, देखिए विलियम शेक्सपियर ने अपने मटेरियल खुद तो लिखे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कंपोजिशन के लिए, जैसे हिस्ट्रीज उन्होंने जो कंपोज की, उसके लिए वो दूसरे के मटेरियल पर डिपेंडेड रहे। जैसे ही वॉज डिपेंडेड मेनली ऑन होलिनसेट्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड।
और केवल यही नहीं, एंड ऑल्सो ऑन सर थॉमस नॉर्थ्स 1579 ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स पैरेलल लाइव्स। तो उन्होंने हिस्ट्रिकल कंपोजिशंस के लिए हॉलिंसेड क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड और साथ ही साथ सर थॉमस नॉर्थ की 1579 के ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन किसका था? प्लूटार्क्स पैरेलल लाइव्स का, इसकी हेल्प ली थी। अब इनके कुछ ओरिजिनल वर्क की बात करते हैं जिसके लिए इन्होंने किसी की हेल्प नहीं ली, खुद ही कंपोज किए, जैसे लव स्लीवर्स लॉस्ट, अ मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर एंड द टेम्पेस्ट। ये 4 वर्क हमें याद रखने हैं। ये विलियम शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लॉट्स हैं जो उन्होंने स्वयं से कंपोज किए हैं। लव स्लीवर्स लॉस्ट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर एंड द टेम्पेस्ट आर शेक्सपियर्स ओरिजिनल प्लॉट्स। अब इनकी अदर कंपोजिशंस की बात करते हैं। हिज 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, हम जानते हैं ही वॉज अ ग्रेट राइटर, सो हिज 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। फ्रेंड, यहां पर बहुत सारी कंट्रीज में विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज पर बहुत सारी मूवीज बनी हैं। बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में भी इस पर बहुत सारी मूवीज बनाई गई हैं, जिससे विशाल भारद्वाज एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो विलियम शेक्सपियर से स्पेशली इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं और उन्होंने विलियम शेक्सपियर की जो ट्रायलॉजी है, हैमलेट, ओथेलो एंड मैकबेथ, इन तीनों पर बेस्ड एक ट्रायलॉजी ऑफ मूवीज कंपोज की हैं, मूवी मेक की हैं। उन मूवीज का नाम है हैमलेट पर बेस्ड हैदर, ओथेलो पर बेस्ड ओमकारा एंड मैकबेथ पर बेस्ड मकबूल। इन ऑल 3 मूवीज में हम एक चीज सिमिलरिटी देखते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो विशाल भारद्वाज ने रिपीट किए हैं। कुछ कैरेक्टर हैमलेट के ऐसे हैं जो ओथेलो में भी हैं। कैरेक्टर्स मींस एक्टर्स हियर, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो कि ऑल 3 मूवीज को जब आप देखेंगे, वॉच करेंगे तो उसमें आपको एक सिमिलरिटी मिलेगी। His 4 great comedies, Much Ado About Nothing, Twelfth Night, Merchant of Venice, As You Like It, ये 4 इनकी ग्रेट कॉमेडीज हैं। रोमन प्लेज में कैरियोलेनस, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। ड्रामेटिक रोमांसेस, इनके जो लास्ट 4 प्लेज रहे हैं ट्रेजिक कॉमेडीज जिनको कहा जाता है, उनमें पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर जो हमने देखा, जो फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं किया गया था, सिम्बेलाइन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट, ये 4 हैं। पेरिकल्स, सिम्बेलाइन, विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट, ये इनके 4 ड्रामेटिक रोमांसेस हैं। इनको ट्रेजिक कॉमेडीज भी कहा जाता है। एक चीज यहां नोट करने वाली है, वो क्या, इन 1896 फ्रेडरिक एस बोस, इन्होंने एक टर्म दिया जिसका नाम था प्रॉब्लम प्लेज। ये स्पेशली किस चीज के लिए दिया कि विलियम शेक्सपियर के 3 प्लेज जिनका नाम है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर एंड ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, इन 3 प्लेज को एक डिफरेंट नेम दिया जिसका नाम था प्रॉब्लम प्लेज। हिज लास्ट मेजर ट्रेजेडीज, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कैरियोलेनस, इन दोनों में विलियम शेक्सपियर की फाइनेस्ट पोएट्री हमको मिलती है और इसको बाय टी.एस. एलियट जो कि क्रिटिक हैं एंड पोएट हैं, उन्होंने मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेजेडीज कहा है। इतने इन्फ्लुएंस्ड थे वो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कैरियोलेनस से कि उन्होंने कहा कि ये सबसे सक्सेसफुल ट्रेजेडीज हैं। फिर जब वो मैकबेथ को रीड करते हैं तो इससे इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि मैकबेथ को वो कहते हैं एन आर्टिस्टिक सक्सेस एंड अदर ट्रेजिक प्ले। और दूसरा प्ले जब उन्होंने हैमलेट पढ़ा तो हैमलेट के बारे में कहते हैं हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलर, यानी कि उनको हैमलेट पसंद नहीं आया था। तो हैमलेट is an artistic failure and Macbeth is an artistic success for T.S. Eliot। और ये किसके बेस पर कहा? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो फ्रेंड्स, एग्जाम पर्पज से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टी.एस. एलियट ने मैकबेथ को एन आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है और हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलर कहा है। शेक्सपियर सिर्फ लिखते ही नहीं थे, एक्टर थे तो रोल भी प्ले करते थे।
उन्होंने एज यू लाइक इट में एडम का रोल प्ले किया है, हैमलेट में हैमलेट के फादर घोस्ट के फॉर्म में उनका रोल प्ले किया है, हेनरी फिफ्थ में कोरस का रोल प्ले किया है, एंड द किंग डंकन का रोल प्ले किया है मैकबेथ में। अब बात करते हैं कि विलियम शेक्सपियर का लंबा वर्क यानी लॉन्ग वर्क कौन है, शॉर्ट वर्क कौन सा है। सो विद द 4042 लाइन्स एंड 29,551 वर्ड्स, हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट शेक्सपियरियन प्ले। शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले हैमलेट है। और शॉर्टेस्ट की अगर बात करें तो 1787 लाइन्स एंड 14,369 वर्ड्स के साथ जो कॉमेडी ऑफ एरर्स हैं, ये शॉर्टेस्ट प्ले है। सबसे लॉन्गेस्ट वर्क हैमलेट, सबसे शॉर्टेस्ट वर्क कॉमेडी ऑफ एरर्स। लव्स लेबर्स लॉस्ट हैज द हाईएस्ट परसेंट ऑफ राइमिंग लाइन्स। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि शेक्सपियर के कौन से वर्ड्स में राइमिंग लाइन्स का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो याद रखना है लव्स लेबर्स लॉस्ट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग लाइन्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। अकॉर्डिंग टू द शेक्सपियरियन स्कॉलर टकर ब्रोक, अब टकर ब्रोक ने क्या कहा, 62% ऑफ द लाइन्स इन लव्स लेबर्स लॉस्ट राइम, यानी लव्स लेबर्स लॉस्ट की 62% लाइन्स जो हैं वो राइम करती हैं एक दूसरे के साथ। द क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर इज, अब इसके बाद बिल्कुल इसके करीब आने वाला दूसरा वर्क कौन है, द अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम जिसमें 43.4% राइमिंग लाइन्स हैं, ये इसके सेकंड नंबर पर आता है। क्रोनोलॉजी ऑफ हिज वर्क, अब इनका वर्क हम जो देखते हैं उसकी क्रोनोलॉजी क्या है, एक ऑर्डर में इनके वर्क किस टाइप से हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। शेक्सपियर इतने ग्रेट राइटर थे कि उन्होंने कॉमेडीज लिखी, ट्रेजेडीज लिखी, हिस्ट्रीज लिखी, पोइट्री लिखी, लेकिन हम क्या क्या याद करेंगे। तो एग्जाम पर्पज से हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा वर्क शेक्सपियर का है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ दिमाग में इनके नाम रखने हैं। तो आइए देखते हैं कॉमेडीज इनकी जो हैं वो हैं टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टेमिंग ऑफ श्रू, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर्स लॉस्ट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट। अब यहां याद रखने वाली बात कौन सी है, फर्स्ट कॉमेडी कौन सी है, तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये याद रखना है। ट्रेजेडी में आते हैं, सो ट्रेजेडी हियर 1592-93 में इन्होंने अपनी जो फर्स्ट ट्रेजेडी स्टार्ट की, दैट वाज द ट्रेजेडी ऑफ टीटस एंड्रोनिकस, ये याद रखनी है, विच वाज द फर्स्ट ट्रेजेडी, द ट्रेजेडी ऑफ टीटस एंड्रोनिकस, देन द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट हु वाज प्रिंस ऑफ डेनमार्क। अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर ने जो ट्रेजेडी हैमलेट लिखी, हैमलेट कहां का प्रिंस है, ही वाज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट द हिस्ट्री ऑफ ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, फिर वही बात आती है, ओथेलो जो ट्रेजेडी लिखी वो कहां का था, द मूर ऑफ वेनिस, ये याद रखना है। ओथेलो वाज मूर ऑफ वेनिस, हैमलेट वाज प्रिंस ऑफ डेनमार्क। द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर, द लाइफ ऑफ टीमन ऑफ एथेंस, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, द ट्रेजेडी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं की गई थी पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ओनली पार्टली बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर ने उसको कंप्लीट नहीं किया है बल्कि उसका कुछ हिस्सा लिखा है। द ट्रेजेडी ऑफ कोरियोलेनस, ट्रेजेडी ऑफ सिम्बेलाइन एंड द टू नोबल किंग्समैन। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बनता है याद करने के लिए कि द टू नोबल किंग्समैन, क्या ये फर्स्ट फोलियो में शामिल किए गए थे, नहीं, द टू नोबल किंग्समैन को भी फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि इट इज को ऑथर्ड विद जॉन फ्लेचर, जॉन फ्लेचर ने भी शेक्सपियर के साथ मिलकर के इसको लिखा है। आइए इनकी हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। इन्होंने जो हिस्ट्री कंपोज की है वो बेसिकली
ब्रिटिश किंग्स की हिस्ट्री है और इसमें हम देखते हैं 1591 में जो रेन है, जो शासन है ब्रिटेन में, वो हेनरी का है। सो किंग हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2, देन हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1। अब एक ड्रामेटिक चीज यहां आती है फ्रेंड्स कि हेनरी 2 पहले पार्ट 2, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2 पहले लिखा, पार्ट 3 उसके बाद लिखा, एंड इसका पार्ट फर्स्ट सबसे बाद में लिखा, जो कि 1592 में लिखा। यानी पार्ट 2 पहले कंपोज कर दिया, पार्ट 3 उसके बाद कंपोज किया, एंड पार्ट फर्स्ट सबसे लास्ट में कंपोज किया हेनरी सिक्स्थ की हिस्ट्री को लेकर के। देन द ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड थर्ड, द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचर्ड सेकंड। रिचर्ड थर्ड की हिस्ट्री पहले लिख दी, ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड सेकंड की बाद में लिखी। द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन, देन किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1, किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 2, द लाइफ ऑफ हेनरी द फिफ्थ, हेनरी एट्थ और ऑल इज ट्रू। अब फ्रेंड्स नाम एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं? हेनरी एट्थ का अनदर नेम क्या है? ऑल इज ट्रू। क्लियर? ऊपर हमने एक चीज देखी थी कि यहां पर ट्वेल्थ नाइट, इसका अनदर नेम क्या है? व्हाट यू विल। क्लियर? इस तरह हमें नेम याद रखने हैं। अब इनकी पोएट्रीज पर नजर डालते हैं। इनकी पोएट्री जो है, द फर्स्ट पोएट्री वाज वीनस एंड एडोनिस, पब्लिश्ड इन 1593, वीनस एंड एडोनिस। देन द रिप ऑफ ल्यूक्रीस, sonnets to sundry notes of music, the passionate pilgrim, the phoenix and the turtle, a lover's complaint, the sonnets and funeral elegy by William Shakespeare। So friends, ये थे शेक्सपियर के वर्क्स। आगे बात करते हैं फोलियोज की। द फोलियोज ऑफ शेक्सपियरियन प्ले। फ्रेंड, ये फोलियोज क्या थे? हमने बात की थी द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वर्क वर पब्लिश्ड ड्यूरिंग 16th and 17th century इन क्वार्टो और फोलियो फॉर्मेट। शेक्सपियर के जो शुरुआती वर्क्स हैं, अर्लीस्ट वर्क हैं, वो फोलियो एंड क्वार्टो में पब्लिश हुए थे। जिसमें फोलियो की बात करें, फोलियो क्या है? फोलियो आर लार्ज टॉल वॉल्यूम्स। फ्रेंड, अगर सिंपल बात में समझें तो हम एक सिंगल पेज को अगर फोल्ड कर दें बीच से तो ये हमारा फोलियो बन जाता है। फोलियो एक ऐसी बुक है, एक ऐसा वॉल्यूम है जिसमें एक सिंगल पेज को बीच से फोल्ड करके और उसके 2 पार्ट हो जाते थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और उस पेज के ठीक पीछे थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। यानी एक पेज जिसे हम कहते हैं वो एक सिंगल लीफ कहलाता था। सिंगल लीफ में फ्रंट पर 2 पेजेस, उसके बैक पर 2 पेजेस, यानी सिंगल लीफ कंटेन 4 पेजेस। और इस तरह से 4 पेजेस की एक बुक कंप्लीट की जाती थी, दैट इज नोन एज फोलियोज। आगे देखें, a folio is a book which each sheet is folded over only once through the middle। बीच से केवल एक बार सीट को फोल्ड किया जाता था, forming 2 leaves, और 2 leaves के बेस पर हो जाते थे 4 पेजेस, जैसा मैंने अभी आपको बताया। The first folio has 454 leaves, यानी इसमें कितनी लीव्स थी? 454 लीव्स। देन क्वार्टो। क्वार्टो क्या है? हमने जो अभी फोलियो समझा, फोलियो के सिंगल लीफ में फ्रंट पर 2 पेजेस होते हैं, लेकिन अगर इसी को हम वंस अगेन फोल्ड कर देते हैं तो हमारे पास फर्स्ट जो पेज है उस पर 1 2 3 4 इस तरह 4 पेजेस हो जाते हैं। 4 2 जा पीछे करें तो 8, और इस तरह 8 पेजेस का एक सिंगल लीफ जहां हो जाता है उसे हम क्वार्टो कहते हैं। क्वार्टो, क्वार मतलब 4। सो फ्रेंड, हियर क्वार्टो आर स्मॉलर, ये फोलियो से छोटे होते हैं, रफली हाफ द साइज, आधे साइज के। अ क्वार्टो इज अ बुक इन विच 8 पेज आर प्रिंटेड ऑन अ सिंगल सीट। एक सिंगल सीट, सिंगल लीफ पर 8 पेज प्रिंट किए जाते हैं, फ्रंट में 4, बैक में 4, which is folded twice to form 4 leaves. The average quarto contain about 100 pages. कितने पेजेस होते हैं? 100 पेज।
आप देखते हैं कितने फोलियोज आए थे विलियम शेक्सपियर के। द फर्स्ट फोलियो 1623 बाय हेमिंग्स एंड कॉन्डेल, द सेकंड फोलियो 1632 बाय एलेट विलियम एस्प्ले, रिचर्ड हॉकिंस, रिचर्ड मिगन एंड जॉन स्मिथवर्थ। थर्ड फोलियो ये आया 1663 में बाय फिलिप चैटविंड एंड द फोर्थ फोलियो जो आया 1685 में बाय आर बेंटली, ई ब्रूस्टर, आर चिसवेल एंड एच हैरिंगमैन। फ्रेंड्स, यहां हम कैसे याद करें इन 4 फोलियोज को, तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका हम अपना सकते हैं। वो ये कि फर्स्ट फोलियो हमें याद है 1623 में पब्लिश हुआ था। इसके बाद अगर हम 23 को जस्ट उल्टा करते हैं तो हम देखते हैं 1632 हो जाता है। ये सेकंड फोलियो का पब्लिकेशन ईयर है। इसके बाद थर्ड फोलियो कब आया, हम इसका जस्ट डबल कर दें, 32 का डबल होता है 64, 32 दूना 64, 64 में एक कम कर दें 63, 63। थर्ड फोलियो आया 1663 में। और फोर्थ फोलियो अगर हम लास्ट में 2 ऐड कर दें तो 6 and 2 8 and 3 and 2 5 यानी 1685। फ्रेंड, ये मेरा तरीका है याद करने का। आप अपना कोई दूसरा तरीका, कोई दूसरी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। हमें सिर्फ एग्जाम पर्पज से इसको लेके चलना है। एक फैक्ट जिसकी अब हम बात करने वाले हैं कि विलियम शेक्सपियर के 19 प्लेज ऐसे हैं जो कि पहले क्वार्टो में आ गए थे और इसके बाद जाकर के फिर फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुए हैं। मतलब 19 प्लेज पहले क्वार्टो में पब्लिश हो चुके थे और फिर जाकर के वो फर्स्ट फोलियो में 1623 में पब्लिश हुए। इनमें से भी 18 प्लेज तो ऐसे हैं जो कि उनकी डेथ जब 1616 में हुई तो उससे पहले ही पब्लिश हो चुके थे। सिर्फ एक प्ले ऐसा था जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ है। वन प्ले को ऑथर्ड विद जॉन फ्लेचर। जॉन फ्लेचर के साथ उन्होंने एक प्ले को ऑथर किया था, साथ में लिखा था, हमने बात की थी उसकी, द टू नोबल किंग्समैन। ये डिड नॉट अपीयर इन एनी फोलियो एडिशन। 4 फोलियो एडिशन में से किसी भी फोलियो एडिशन में शामिल नहीं हुआ। तो ये वाला पॉइंट यहां पर याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको क्यों याद करना है? एग्जाम पर्पज से कि शेक्सपियर का कौन सा वर्क ऐसा है जो किसी भी फोलियो एडिशन में शामिल नहीं हुआ। द टू नोबल किंग्समैन ये बाद में पब्लिश हुआ 1634 में। एंड वन प्ले फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो। एक प्ले जो सबसे पहले फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ वो कौन सा था? वो है द टेमिंग ऑफ द श्रू एंड वाज लेटर पब्लिश्ड इन क्वार्टो। पहले ये फोलियो में पब्लिश हुआ, बाद में क्वार्टो में। जबकि हमने देखा कि 19 प्ले जैसे थे जो पहले क्वार्टो में पब्लिश हो गए थे वो बाद में फोलियोज में पब्लिश हुए। तो ये ऐसे ही जगह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा प्ले है विलियम शेक्सपियर का जो कि किसी भी फोलियो एडिशन में नहीं आया। इट इज द टू नोबल किंग्समैन। और ऐसा कौन सा प्ले है जो पहले फोलियो में आया, बाद में क्वार्टो में शामिल किया गया? द टेमिंग ऑफ द श्रू।